ट्रैवल का असली मीनिंग आपके लिए क्या है? ट्रेंड में हम देख रहे हैं कि लोग सब जाते हैं और वहाँ पे पार्टी वार्टी करी, सुबह मॉर्निंग हुई, 2-4 सेल्फी खींची, साइट सीइंग्स होते हैं, कुछ व्यू पॉइंट्स होते हैं, वहाँ से आ जाते हैं। आपके लिए वो घर के पहाड़ और डेस्टिनेशन वाले पहाड़ में क्या आपको रियल डिफरेंस फील है? लोग सिर्फ उसको एंजॉय करने जाते हैं। हमारे लिए वो एंजॉयमेंट नहीं है, हमारे लिए वो भगवान है। इतने लोगों की जीवन जिंदगियां चलती है उन पर्वत की वजह से। अगर हम बात करें नंदा देवी राजजाट, उस यात्रा को ना लोग ट्रैक से ज्यादा एक तपस्या समझते हैं। माँ पार्वती को पालकी में बैठा के शिव जी के स्थान कैलाश तक छोड़ा जाता है। उस पूरी यात्रा को लीड करके वो चौसिंगिया खाड़ू हिमालय तक जाता है। शिव जी के त्रिशूल का बेस कैंप है और त्रिशूल बेस कैंप में पहुंच करके उनकी डोली को वहीं स्थापित करके उस चौसिंगिया खाड़ू को छोड़ दिया जाता है हिमालय। बीच में एक ऐसा पड़ाव भी आता है, एक गांव आता है। उस जगह पे एक ऐसा चमत्कार होता है, कहते हैं कि जो माता की डोली है वो डगमगाने लगती है, उसको संभालना बड़ा मुश्किल होता है। वो स्थान ऐसा था कि पहली बार माँ पार्वती को हिमालय के दर्शन होते हैं। पीछे मुड़ के देखते कि मैं अपने लोगों को छोड़ के जा रही हूँ, तो पार्वती को लगा कि हिमालय तो आ गया, अब मेरे अपने सब पीछे छूट जाएंगे। तब वहाँ वो रूठ जाती है। पर्वत को देख करके उनका डगमगाना अपने आप में एक चमत्कार। जो पहाड़ी लोग इस चीज को फील करते हैं। नंदा देवी राजजात। ये ट्रैवलिंग का सिलसिला कैसे शुरू हुआ? मैं नहीं चाहता जिन लोकेशंस पे कोई नहीं पहुंच सकता, जो आज भी रॉ एंड ब्यूटीफुल है, वहाँ पे जाके मैगी पॉइंट बन जाए। वहाँ की नदियाँ खराब हो जाए, वहाँ के पहाड़ खराब हो जाए, बर्फबारी नहीं हो रही है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। और आप देख रहे हैं पहाड़ धंस रहे हैं, पूरा पूरा गाँव धंस रहा है। हर इंसान कहीं ना कहीं तो ज़रूर ही जाना चाहता है, कोई वेकेशंस पे, कोई पहाड़ों पे और कोई खुद की तलाश में। नमस्कार, स्वागत है आप सबका क्रेजी टॉक्स में और मैं हूं आपकी होस्ट मेहुल। आज का पॉडकास्ट इसी बात पे होगा कि जो लोग ट्रैवल को सिर्फ ट्रैवल नहीं बल्कि एक ट्रांसफॉर्मेशन समझते हैं। इसी के साथ आज हमारे साथ मौजूद हैं उदित शर्मा जी, जो एक पॉडकास्टर हैं, ट्रैवलर हैं और 15+ ईयर्स का एक्सपीरियंस कॉर्पोरेट लाइफ में भी रखते हैं। तो आज हम उनसे बात करते हैं और सोलो ट्रैवलिंग खास करके, जिसके बारे में बहुत ज़्यादा बूम है, बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग चल रही है, क्या क्या चीज़ें उसमें होनी चाहिए, क्या नहीं होनी चाहिए, सबकी चर्चा करेंगे। हेलो सर एंड वेलकम टू क्रेजी टॉक्स। थैंक यू सो मच। और मुझे बहुत अच्छा लगा क्रेजी टॉक्स में आने के लिए। तो आप बिल्कुल पूछ सकते हैं, बेझिझक जितनी भी बातें हैं आप शेयर कर सकते हैं, बता सकते हैं व्यूवर्स के साथ में। जी सर, तो सबसे पहले तो ट्रैवलिंग का टॉपिक ही ऐसा है मेरे ख्याल से कि जो भी सुनेगा ना वो बहुत इंटरेस्ट से सुनेगा। हाँ। क्योंकि आजकल सोलो ट्रैवल खास करके बहुत बूम पे चल रहा है, लोगों को बहुत इंटरेस्ट है सोलो ट्रैवलिंग में। सबसे पहले आप हमें ये बताइए कि आप ट्रैवलर, पॉडकास्टर और फिर कॉर्पोरेट लाइफ में भी हैं, तो ये ट्रैवलिंग का सिलसिला कैसे शुरू हुआ? देखिए, ट्रैवलिंग का एक पैशन होता है हर इंसान के अंदर ना, कुछ चीज़ें छुपी रहती है। उसको बाहर निकालना और उसको पहले समझना कि वो इंसान चाहता क्या अपनी ज़िंदगी में। जी। और ऐसा नहीं है कि हर कोई इंसान बस एक ट्रैप में फंसा हुआ है, सुबह 9 to 5 की जॉब कर रहा है। उसकी इच्छाएं काफ़ी सारी है अंदर में। वो घूमना चाहता है, हर तरह के खाना खाना चाहता है और हर तरह के लोगों से मिलना चाहता है, लेकिन वो सब चीज़ें करने के लिए उसे कहीं से निकलना पड़ेगा। बिल्कुल। थोड़ा टाइम देना पड़ेगा उसको अपने लिए, अपनी लाइफ के लिए और खुद से बात करने के लिए। और हो सकता है वो चीज़ें लोगों को बहुत लेट समझ में आती है, तब तक टाइम निकल चुका होता है। तो मैं तो यही कहूँगा कि ट्रैवलिंग एक ऐसा पैशन है और इस चीज़ को ज़रूर फॉलो करो। बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, हर तरह के बेनिफिट्स हैं, वो मैं आपको बताऊँगा। और ट्रैवलिंग करना सबसे बेस्ट पार्ट ये होता है, देखिए आज के टाइम पे कहते हैं सोलो करिए। सोलो एक डिफरेंट है, ग्रुप ट्रैवल डिफरेंट है, टूरिस्ट अलग है, ट्रैवलर अलग है। तो सबके डिफरेंसेस है, वो धीरे धीरे हम कवर करेंगे। लेकिन इंसान को ट्रैवलिंग ज़रूर करनी चाहिए। उसके पीछे उसका खुद से बात करना, अपने आप को खोलना और ज़िंदगी देखना, नेचर देखना, हर तरह की दुनिया को देखने का। बिल्कुल। तो जैसे कि लोग कहते हैं ना कि हम ट्रैवलिंग पे जा रहे हैं, मोस्टली मेरे को लगता है कि लोगों का यही होता है कि हम घूमेंगे, एंजॉय करेंगे, पार्टी करेंगे और ख़त्म। लेकिन ट्रैवल का असली मीनिंग आपके लिए क्या है? देखिए, मेरे लिए ट्रैवल का असली मीनिंग होता है कि जहाँ भी जा रहे हो ना आप, उस जगह को पहचानो। और ऑब्वियसली लोग जाते हैं, मोमेंट्स भी कैप्चर करते हैं, फ़ोटोज़ लेते हैं, सब लेते हैं और इन्जॉय भी करते हैं। लेकिन आजकल का टाइम क्या हो गया ना, ट्रेंड में हम देख रहे हैं कि लोग सब जाते हैं और वहाँ पे इन्जॉय करके अपना रात में आराम से पार्टी वार्टी करी, सुबह मॉर्निंग हुई, 2-4 सेल्फी खींची, साइट सीइंग्स होते हैं, कुछ व्यू पॉइंट्स होते हैं, वहाँ से आ जाते हैं अपना। मैं ये कहता हूँ कि उन पॉइंट्स को समझना, उन जगह की वैल्यू, उनका ज्योग्राफिकल एलिवेशंस क्या-क्या है, वहाँ का कल्चर क्या है, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो माउंटेन्स हो, चाहे आपके टेरेन डिफरेंट हो, चाहे बीच साइड हो,
चाहे डेजर्ट साइट हो, आपको उस जगह का कल्चरल सिग्निफिकेंस पता होना चाहिए कि वो क्यों फेमस है। और ऐसा नहीं है कि फेमस जगह पे जाकर के ही आपको वो चीज़ें पता चलेंगी। बिल्कुल, बिल्कुल। कुछ चीज़ें हमारे आसपास भी बहुत ऐसी चीज़ें होती है कि हमें पता ही नहीं है कि उस जगह की इम्पोर्टेंस क्या है। आप वहाँ भी जा कर के एक्सप्लोर कर सकते हो। जी। तो ये सबसे बड़ी चीज़ है। जी सर। तो हम सोलो ट्रैवलिंग के बारे में बहुत सारे सवाल हैं, हम इस पे भी बात करेंगे। सबसे पहले हमें जहाँ से पता चला कि आपका जो बर्थ है वो उत्तराखंड का है। हाँ जी। तो आप थोड़ा-सा बताइए, क्योंकि उत्तराखंड बहुत से लोग हैं उन्हें बहुत पसंद करते हैं वहाँ जाना। हाँ। सबसे पहले तो क्या ऐसा भी है कि आप उत्तराखंड से हैं इसलिए भी आपको ट्रैवलिंग का ज़्यादा शौक है? क्योंकि पहाड़ी इलाकों के लोगों को ज़्यादा शौक होता है घूमने-फिरने हाँ का। जी। क्या ऐसा भी रीज़न है? देखिए, रीज़न है, मैं आपको बताता हूँ। बचपन की बात थी, तब फ़ोन कैमरे नहीं हुआ करते थे। 90s की बात है हमारे टाइम पे। तब मेरे फ़ादर जो थे, उनका पूरा बिज़नेस चलता था पहाड़ों पे, और हल्द्वानी के रहने वाले थे जी, हम जी, लोग। जी। तो उनका जो बिज़नेस था, साथ में बागेश्वर, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, ये काफ़ी सारे नाम थे। तो जब वो उस बिज़नेस के सिलसिले में जाते थे, तब वो मुझे लेकर के जाते थे अपने साथ में। मैं बहुत छोटा था और मुझे पता भी नहीं था कि क्या होता है। तो शाम को बैठे हैं कि चलो नेक्स्ट डे हम लोगों को जाना है, हम वहाँ पे जाएँगे और वो अपना काम करेंगे। लेकिन क्या हुआ, एक बार की घटना मुझे याद है कि रानीखेत नाम सुना है आपने? जी, जी, जी। उत्तराखंड में बहुत खूबसूरत जगह है, और मैं बहुत छोटा था, आई थिंक 5th क्लास में था मैं। अच्छा। तब क्या हुआ था कि रानीखेत में खड़ी बाज़ार है, और मेरे जो फ़ादर थे वो एक शॉप में गए, और वहाँ जाने के बाद में उन्होंने अपना काम किया, और मैं वो खड़ी बाज़ार, बिल्कुल मेन रोड था, नीचे खाई थी अच्छा। और सामने हिमालयन पीक्स थी। मैंने फर्स्ट टाइम लाइफ में हिमालयन पीक्स वहाँ से देखा, और 5th क्लास में था मैं, और मैं उन हिमालयन पीक्स को लगातार देखते रहा। मुझे समझ में नहीं आया कि ये है क्या चीज़। लोगों को लगता है आज भी जब स्नो कैप्ड पीक्स देखते हैं, लेकिन मेरे लिए वो कुछ डिफरेंट था। मुझे लगा कि मुझे कुछ और ही चीज़ मिल गई है, ये बिल्कुल। है क्या? हुँ, ऐसा लग रहा था छू लूँ उसको जा कर के। लगता है लोगों को जब स्नो कैप्ड पीक देखते हैं। बिल्कुल। वहाँ से मेरी जर्नी शुरू हुई, और जर्नी के बाद में ना एक अंदर इच्छा शुरू हुई कि ये हिमालयाज़ क्या है? और हम इंडिया में रहते हैं, हमारे इंडिया में जो रेंजेस है वो हिमालयाज़ एंड काराकोरम है। तो हिमालयाज़ को जानने की मेरी इतनी इच्छा हुई कि जैसे-जैसे मैं बड़ा हुआ, मैंने अपने फ़ादर को बोला कि मुझे और थोड़ा आगे लेकर के चलो। अच्छा। तो रानीखेत के बाद में जब भी हम जाते थे, मुनस्यारी जगह पड़ती है, बहुत ब्यूटीफुल जगह है वहाँ पे, पंचाचूली बेस कैंप है, और वहीं से आदि कैलाश और ओम पर्वत की यात्रा भी शुरू होती बिल्कुल। है। तब मैंने और नज़दीक से हिमालय को देखा, तो और ज़्यादा जानने की मेरे जो अंदर मन में था ना कि ये है क्या, इसके बारे में पढूँ। फिर मैंने हिमालयस को पढ़ना शुरू किया। अच्छा। वहाँ से जर्नी शुरू हुई, और मैंने हिमालय में इतना घुस गया कि मुझे कभी सपने में भी हिमालय दिखता है। इतना अच्छा लगता है कि वो डिफरेंट चीज़ें, क्योंकि क्या है कि सबके लिए, अगर मैं आपसे भी पूछूं कि स्नो कैप्ड पीक है, तो वो आप एक हिमालय और एक पर्वत लेकर के छोड़ देंगे। लेकिन मेरे लिए उस पर्वत पे 12 अलग अलग पीक्स हैं। मैं उन पीक्स के बारे में जानना चाहूँगा कि वो पीक्स का इम्पोर्टेंस क्या है। जैसे हमारे उत्तराखंड में सबसे बड़ी पीक है नंदा देवी, जी। नंदा, सुनंदा, और उसके बगल में नंदा ईस्ट आती है, नंदा वेस्ट आती है, नंदा कोट आती है, नंदा घुंटी आती है। तो वो लोगों को पता है कि नहीं, रानीखेत और अल्मोड़ा से आप पीक्स देख सकते हैं हिमालय, लेकिन नंदा देवी पर्वत की क्या इतनी महत्व है। बिल्कुल, उत्तराखंड के लोग आज भी उन पीक्स की पूजा करते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। तो वो एक अलग कल्चरल सिग्निफिकेंस हम उत्तराखंड के लोगों में है, और वो हम जड़ों से कभी नहीं निकाल सकते। तो मेरा मानना ये था कि मैंने अगर हिमालयस देखा और वो पीक्स देखी, तो मैं हिमाचल में धौलाधार भी देखूंगा, बिल्कुल। मैं कश्मीर में काराकोरम भी देखूंगा, और उनके बारे में पढ़ूंगा। तो ये चीज़ें आगे जब लेके चलती है ना, तब आपको समझ में आता है कि कितना इम्पोर्टेंट है ट्रैवल करना और उसको समझना। जी सर, बिल्कुल। तो जैसे आपने नंदा देवी की बात की, इसके बारे में हम ज़रूर बात करेंगे। पहले मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि जो पहाड़ होते हैं ना, जैसे जो पहाड़ी लोग हैं वो ज़्यादा उसको लाइक अपनापन फ़ील कर सकते हैं उससे। हाँ। लेकिन जो पहाड़ी एरिया में नहीं रहते, जो लाइक सिटीज़ में रहते हैं, उनके लिए वो एक डेस्टिनेशन है। तो आपके लिए वो घर के पहाड़ और डेस्टिनेशन वाले पहाड़ में क्या आपको रियल डिफरेंस फ़ील होता है? देखिए, घर के पहाड़ एक प्रिविलेज है हमारे लिए, और वो हमें वैल्यूज़ सिखाते हैं। क्योंकि जब बचपन में हम रहते थे पहाड़ों पे, बिल्कुल। हमारे लिए छोटी से छोटी चीज़ें ना उन पहाड़ों पे होती थी। हमें पता था कि वहाँ पे उनकी देखो पूजा करनी होती थी पहाड़ों की, कुल देवता होते थे पहाड़ों में। हर जब भी आप पहाड़ पे जाएंगे, हमारे उत्तराखंड में हर नुक्कड़ में एक मंदिर मिलेगा छोटा सा बना हुआ। तो वो चीज़ें बहुत होती थी, और वहाँ से हमने वैल्यू सीखी,
वैल्यू सीखने के बाद में सिटी लाइफ में लोग सिर्फ उसको एंजॉय करने जाते हैं। हमारे लिए वो एंजॉयमेंट नहीं है, हमारे लिए वो भगवान है, हमारे लिए वो देवता है। हम उन्हें पूजते हैं। बिल्कुल। उन्होंने हमें नदियाँ दी हैं, उन्होंने हमें पर्वत दिया, उन्होंने हमें नेचर, वेजिटेशन, फ्लोरा, फौना, इतनी चीज़ें दी हैं कि उनकी वजह से ही जितने भी ये टेरेन है, चाहे हमारा यूपी, हरियाणा, पंजाब और नॉर्थ इंडिया का पार्ट है, उस जगह पे कितने लोगों की जीवन जिंदगियां चलती हैं उन पर्वत की वजह से। तो अगर हम उनको वैल्यू नहीं देंगे तो बहुत ज़्यादा मतलब बहुत दूर वो दिन नहीं है कि बहुत चेंजेस देखने को मिलेगा हमें क्लाइमेट में। हाँ, लेकिन आपको लगता है कि सच में वैल्यू जितना जो मतलब जिनके लिए होमली है वो जितनी वैल्यू दे रहे हैं और जितने टूरिस्ट हैं वो उतनी वैल्यू दे पा रहे हैं उस चीज़ को? देखिए, डिपेंड करता है हर स्टेट के अकॉर्डिंग। अगर टूरिस्ट है तो वो टूरिस्ट नहीं देता। मैं देखता हूँ कई जगह जा कर के टूरिस्ट जाते हैं और गंदगी करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। मैं इस चीज़ को खुल के बोलना चाहूँगा, और ऐसा नहीं है कि सभी टूरिस्ट जिम्मेदार हैं इस चीज़ के लिए। कुछ लोग बहुत ही समझते हैं और अपने साथ में जितना भी कचरा होता है वापस लेके जाते हैं, वहाँ गंदगी नहीं फैलाते। लेकिन कुछ लोगों ने इस माहौल को बिल्कुल बदल के रख दिया है। जहाँ मन आ रहा है वहाँ एंजॉय कर रहे हैं, गाड़ियाँ रोक रहे हैं, डांस कर रहे हैं, दरवाजे खोल खोल के गाने बजा रहे हैं। वहाँ पे जो मन में आ रहा है वहीं रैपर्स पड़े हैं, पेप्सी, बिस्लरी, सारी चीज़ें पड़ी हुई है। उन्होंने इस चीज़ को इतना, और मैं सबसे बड़ी बात कहूँगा कि यहाँ पे सरकार भी जिम्मेदार है। बिल्कुल, कि कोई स्ट्रिक्ट रूल्स नहीं है वहाँ के। रूल्स आप बनाते भी हैं, उनको कोई फॉलो नहीं करता है वहाँ पे। प्लस आपने इतना कॉमर्शलाइज कर दिया है कि जो एक सिटी सिर्फ 500 लोगों को झेल सकता था, आज वहाँ 5 लाख लोग पहुँचते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। आपने देखा होगा जैसे पीछे मनाली में कितना ज़्यादा वहाँ भीड़ हो गई थी, लोगों को वापस भेज दिया गया। सेम ही जैसे मैं अपनी बात करूँ, मैं खुद पहाड़ी इलाके से आती हूँ, मैं खुद जम्मू से बिलोंग करती हूँ। तो सर हमारे वहाँ एक जगह पत्नी टॉप, हाँ, जिसे मतलब वहाँ पे अगर आप बर्फ पड़ती है ना, जब बर्फ पड़ती है तो वो इतना सुंदर होता है देखने में। वो आप मतलब देख के आप बोल ही नहीं सकते कि ये जम्मू है। आप तो बोलोगे कि अच्छा अब तो कश्मीर में पहुंच गए, तो मिनी स्विट्जरलैंड हो गया, इतना सुंदर। लेकिन वही सिचुएशन जब हम गर्मियों में वो चीज़ देखते हैं तो वहाँ पे मतलब इतना ज़्यादा अलग ही चीज़ है। मतलब वो जो पहाड़ों की ब्यूटी है ना, वो दिखती ही नहीं है। मतलब वो चीज़ आप देख ही नहीं पाते कि वो ब्यूटी है या कुछ है। तो इसके लिए मुझे लगता है कहीं ना कहीं गवर्नमेंट की भी गलती है, क्योंकि उनको इस चीज़ के लिए फोकस करना चाहिए। मैंने देखा, जैसे आपने बताया, एक बहुत फेमस डेस्टिनेशन है शिमला जी। शिमला से लोग कुफरी जाते हैं। कुफरी मैं भी गया था, लेकिन वहाँ पे जाने का सिर्फ एक ही रास्ता था और उस पर गंदगी पड़ी हुई थी काफ़ी सारी। तो वो गंदगी पता है क्या कर रखा था कि वहाँ की यूनियन ने ऐसा बना रखा था कि पैदल लोग जा ही ना पाए, तो उनको मजबूरी खच्चर करने पड़ते थे वहाँ पे। जब ऊपर पहुँच भी गए तो वहाँ जाने के बाद में एक बहुत बड़े एरिया में डंपिंग कर रखी थी चीज़ें, कूड़ा। तो इतनी हाइट पे, वो हाइट कम से कम 3000 मीटर अबव सी लेवल पे, आप देखेंगे कम से कम 600 से 700 टन कूड़ा उस पहाड़ पे पड़ा हुआ है। बिल्कुल। उसका जिम्मेदार कौन है? वहाँ पे क्यों ऐसे पॉइंट बनाए जा रहे हैं? मैं एक चीज़ और बोलूँगा। अभी एक न्यूज़ आई है, अभी मैं परसों देख रहा था, उन्होंने ये बोला है कि अभी बजट में आए कि हाइकिंग्स और ट्रेल्स को प्रमोट करेगी गवर्नमेंट। कश्मीर, हिमाचल और उत्तराखंड में अगर कॉमर्शलाइज जगह हैं, वहाँ पे हमें समझ में आता है कि ऑलरेडी उन जगह पे सरकार और प्रशासन लगी हुई है काम करने के लिए। लेकिन कुछ पॉइंट्स और हिमालयन पीक्स ऐसे जहाँ पे कार्बन एमिशन ज़्यादा हो रहा है और ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं। अगर हम वहाँ पे जाके मैगी पॉइंट बना देंगे, और फिर से जो ऐसी पब्लिक है जिन्हें पता ही नहीं है उस चीज़ के बारे में, वो वहाँ जाके गंदगी करेंगे, तो हमारे क्लाइमेट का सत्यानाश हो जाएगा। क्योंकि लोग आजकल पहाड़ों पे, जैसे आप कहते हो ना कि जैसे आपने कहा कि एक्सप्लोर करना चाहिए, या आपने जैसे अपनी स्टोरी सुनाई कि मैं 5th क्लास में था और मुझे लगा कि मैं उसे छू लूं, पर्वत को, उसे समझूं कि क्या है। लेकिन लोगों के लिए वो मैगी पॉइंट बन जाता है, पहाड़ों में जाके मैगी खाएंगे। अब मैं आपको बताता हूँ, फॉरेनर्स जितने भी और फॉरेन टूरिस्ट हैं हमारे इंडिया के उत्तराखंड में ज़्यादा जाते हैं। हिमाचल में उनका एक डिफरेंट लोकेशन है, लाइक कसौल, धर्मकोट वगैरह। बट अगर उत्तराखंड जाएंगे ना, तो उनके लिए एक समिट पॉइंट्स बने हुए हैं, जो वो पीक्स के समिट और एक्सपीडिशन करते हैं। उन पीक्स और समिट की एक्सपीडिशन वही लोग कर सकते हैं जिनको एक्सपीरियंस है 7000 मीटर की हाइट पे पहुंचने का। अब वहाँ पे अगर गवर्नमेंट ट्रेल बनाने की सोच रही है तो एडवेंचर तो खत्म ही हो गया ना। वहाँ पे लोग गाड़ी से पहुँच सकते हैं। पहले ओम पर्वत और आदि कैलाश जाने के लिए 15 दिन की यात्रा करनी पड़ती थी। आज सरकार ने वहाँ पे उस टेरेन में रोड्स बना रही है,
बीआरओ लगी हुई है और आदमियों के लिए हेलीकॉप्टर बनाए जा रहे हैं, जबकि कहते हैं कि मोस्ट डेंजरस है हेलीकॉप्टर चलाना पहाड़ों पे। बिल्कुल उसके वाइब्रेशंस पहाड़ों को खत्म कर रहे हैं। जोशीमठ का हाल देख जी। लीजिए। तो ये चीजें सरकार की भी कमी है, लोग वहां पे जा रहे हैं और एडवेंचर खत्म कर रहे हैं। जी बिल्कुल। तो सर जैसे अभी मैंने आपसे बात की हिमालयाज़ की, हम्म। तो आप कह रहे हो कि एक्सप्लोर करना चाहिए हिमालयाज़ को, लेकिन लोगों ने उसको व्यू पॉइंट बना रखा है, तो हम ये लोगों की सोच कैसे बदलें इस चीज़ में? नहीं, लोगों की सोच हम नहीं देखी, जिसकी सोच है वो हाँ। वैसे जाएगा ही जाएगा। लेकिन हम इतना कह सकते हैं कि उन जगह को आप समझो, उसकी जो कल्चर है ना वहाँ का और जोग्राफिकल एलिवेशंस है, वहाँ पे जाकर के आपको ये देखना चाहिए कि वो जगह पे आप जा रहे हो, वहाँ से आपको सीखने को क्या मिल रहा है। उस जगह के बारे में आप लोगों से बात करो, क्योंकि ये काम एक ग्रुप ट्रैवलर नहीं, एक सोलो ट्रैवलर कर सकता है। इसीलिए मैं हमेशा बोलता हूँ सोलो ट्रैवलिंग आपके जीने का तरीका बदल देती है। वहाँ के लोगों से बैठेंगे, आप बात करेंगे, तब समझ में आएगा कि लोगों की परेशानियाँ क्या है। पहाड़ में पीने को पानी नहीं है, तो जब आपको समझ में आएगा कि पानी सबसे बड़ी किल्लत है, तब आपको लगेगा कि ये शहर काफ़ी अच्छा है पहाड़ों की ज़िंदगी से। बिल्कुल बिल्कुल। तो आप सिर्फ वहाँ जा रहे हैं और आपको पूरी फैसिलिटी मिल रही है, और जिस वजह से पहाड़ी लोगों को दिक्कत होती है। लेकिन वो बेचारे क्या करते हैं, उनको बेचारे तो नहीं कहूँगा, इसको कट कर देना, बट पहाड़ी लोग क्या करते हैं कि वो अर्निंग सोर्स के लिए अपनी चीज़ें और अपने पहाड़ और अपने जो खेत हैं वो दान में दे देते हैं, वो बेच देते हैं। उन्हें पता ही नहीं कि इस जगह का होने क्या वाला है। लेकिन वहाँ सरकार फिर आ जाती है। अगर वही चीज़ें, वही सब्सिडी, वही फार्मिंग और एग्रीकल्चर गवर्नमेंट सपोर्ट करे, तो पहाड़ी लोगों में पलायन बहुत ज़्यादा नहीं होगा। लोग वापस शहरों में आते हैं। अभी मैं लास्ट ईयर यमुनोत्री गया था, दिसंबर में ही। कुछ लोगों से बात हुई और उन्होंने ये बोला कि हमारे सारे बच्चे या तो फौज में हैं या दिल्ली के किसी होटल में या फिर टैक्सी चला रहे हैं। बिल्कुल, वहाँ के मोस्टली लोगों के बच्चे यही काम कर रहे हैं। हाँ, तो ये चीज़ें आप समझिए कि पहाड़ी लोग वापस पलायन की तरफ आ रहे हैं और आप उन फैसिलिटीज़ को लेने के लिए वहाँ जा रहे हैं। तो थोड़ा सा समझिए कि पहाड़ी लोग चाहते क्या हैं, उनके पास बैठिए, उनसे बातें कीजिए और अपना नज़रिया बदलिए कि घूमने का तरीका क्या है। उस जगह की इम्पोर्टेंस, उसके बारे में स्टडी करना, और अपनी, मैं तो कहूँ, एक जर्नल बना लो आप लोग सब, कि जो भी चीज़ आप घूम रहे, पहाड़ को भी छोड़ देते हैं। मैं तो राजस्थान की भी बात करूँगा, गोवा की भी बात करूँगा, सब जगह मैस है हमारे इंडिया में। टूरिज्म को प्रमोशन नहीं, टूरिज्म को प्रमोशन नहीं इतना मिल रहा है गवर्नमेंट से, जितना लोग जाके वहाँ समझ नहीं पा रहे हैं कि हमें करना क्या है। बस फ्लाइट उठाई, क्योंकि फ्लाइट इजी हो गई है आज के टाइम पे, और निकल गए। जम्मू भी जाते, श्रीनगर भी जाते, ऊपर गुलमर्ग जाके पहुंच जाते, जबकि पता नहीं है गुलमर्ग के साथ साथ कश्मीर कितना खूबसूरत है और कितनी ऐसी जगह है वहाँ पे जहाँ आप कवर कर सकते हैं। लेकिन रिस्पॉन्सिबली कवर कीजिए, क्योंकि मेरे ख्याल से लोगों के अंदर अवेयरनेस ही नहीं है उस चीज़ को लेके। जैसे आपने कहा टूरिज्म प्रमोट नहीं हो रहा, तो मेरे ख्याल से अवेयरनेस भी बहुत कम है इस चीज़ को लेके। तो उस बात पे आप क्या कहें? अवेयरनेस इसलिए कम है कि लोग सिर्फ रील कल्चर पे जा रहे हैं, रियल कल्चर नहीं देख रहे हैं। क्या है, क्योंकि लोगों ने देखा रील्स स्क्रॉल कर रहे हैं, और एक जगह पे गए मनाली में, एक सबसे बड़ा एग्जांपल देख लेते हैं कि मनाली में बर्फ़ गिर रही है, लाखों आदमी पहुंच गया रील्स के लिए। बिल्कुल, ये रील्स बन रही है वहाँ पे। लेकिन आप उन एक महीने को अगर साइड करके देख लो, और मनाली से आगे गांव पड़ता है सिस्सू, अटल टनल क्रॉस करके, उस गांव में आप जा करके देखेंगे, उन गांव वालों ने कहा है कि एक महीना हमारे पूजा होती है, देवताओं को प्रसन्न किया जाता है, तब वहाँ पे बर्फबारी होती है। अच्छा। उस पूजा के दौरान, उस एक महीने में टूरिस्टों को वहाँ पे रुकने नहीं देते हैं। तो ये अवेयरनेस है आपके लिए, सिर्फ मनाली नहीं है। आप अगर आप रिस्पॉन्सिबिलिटी से जाएंगे तो आपके पास कोकसर भी है, आपके पास सिस्सू भी है, आप जिस्पा, कीलोंग, स्पीति, आप उनको कवर कीजिए। और वहाँ पे जाने के बाद में तब आपको समझ में आएगा कि और कितनी वैल्यू चीज़ें हैं हमारे पास घूमने के लिए, और अवेयरनेस वहीं से बढ़ाई जा सकती है। बिल्कुल। एक कमर्शलाइज जगह पे जाकर के आप अवेयरनेस नहीं बढ़ा सकते। बिल्कुल सही बात है सर। तो इसी के साथ हम सोलो ट्रैवलिंग पे वापस आ जाते हैं। बिल्कुल। तो सोलो ट्रैवलिंग को जैसे कि ना अकेलेपन के साथ जोड़ा जाता है। मतलब कहते हैं कि तुम सोलो ट्रैवलिंग पे क्यों जा रहे हो, तुम्हारे दोस्त नहीं है क्या, तुम्हें अकेला क्यों जाना है क्या। बहुत सारे, शायद मुझे नहीं पता आपने सुना होगा कि नहीं, पर मैंने ऐसे सवाल बहुत सुने होंगे। तो क्यों ऐसा कहा जाता है, मुझे इस बात का इसलिए कहा जाता है ना, क्योंकि सोलो ट्रैवलिंग के लिए परसेप्शन लोगों ने डिफरेंट बना रखे हैं। सबको ये लगता है कि आप अकेले जा रहे हो, और मैं ये कहता हूँ कि सोलो में आप अकेले नहीं हो। सोलो में दुनिया, वो लोग हैं आपके साथ में जो आप जानते भी नहीं हो उन लोगों को। और घर से जब तक आपको डर लगता है, जब तक आप घर के अंदर हो,
जिस दिन उस घर की चौखट फैलांगी ना आपने, उस दिन एक नई दुनिया आपके साथ में होती है। आप खुद से बात करना सीखते हो, आप अकेले बैठ करके खाना खाना सीखते हो, आपको बहुत सारी चीज़ें ऐसी पता चलती कि मैंने लाइफ में क्या किया और क्या नहीं किया, बिल्कुल। क्या मेरे अंदर कुछ ऐसा बचा हुआ है, और कभी कभी लोगों के लिए वो टर्निंग पॉइंट होता है लाइफ का। तो सोलो ट्रैवलिंग ऐसा नहीं है कि आप अकेले हो। इंडिया में बहुत बड़ी कम्युनिटी बन चुकी है सोलो ट्रैवलिंग की, और सब जेन्युइन होते हैं, सबको पता है कैसा माहौल होता है, कैसी सेफ्टी है, हॉस्टल्स बन गए हैं। तो डरना तो आप छोड़ ही दीजिए कि डर है, लेकिन लड़कियों के लिए स्पेशली बोला जाता है, मैं समझता हूँ इस चीज़ को। लेकिन उन्हें पता होना चाहिए कि सिर्फ लड़कों के पास ही नहीं ऐसा मोटिव होता है कि हमें लाइफ में कुछ करना है। लड़कियां भी ज़िंदगी जीना जरूर जानती है, और उनको सीखने के लिए उन्हें कहीं ना कहीं निकलना पड़ेगा और देखना पड़ेगा। बाकी की तो सब छोड़ दीजिए, ऊपर वाले के ऊपर सब ख्याल रखा जाता है। आपको जिस दिन खुद से बात करनी आ गई ना, तब आपको समझ में आएगा कि सोलो ट्रैवलिंग बहुत बड़ी चीज़ है, और इस चीज़ का जवाब ट्रैवलिंग से ज़्यादा कोई किसी इंसान को नहीं दे सकता। मतलब आप ये चीज़ कह सकते हैं कि अगर कोई इंसान सोलो ट्रैवल कर रहा है तो वो सीख जाएगा खुद से बात करना। बिल्कुल करेंगे ना, आप एक बार निकल के देखिए, आप जाके देखिए। मैं कहता हूँ कश्मीरी गेट गया, कश्मीरी गेट पे मेरी बस 11 बजे की थी और मैं पहुंच गया 9 बजे वहाँ पे। अच्छा। 3 घंटे थे मेरे पास में, और 3 घंटे में मैं क्या करूँगा बताइए। 3 घंटे में मैं देख रहा हूँ कपल्स को, कि कपल्स हैं, ग्रुप ट्रैवलिंग कर रहा है, दोस्त आ रहे हैं, सब आपस में है, सब मैनेज कर रहे हैं कि वो रह गया, उसका टाइम कहाँ है, बस कितने बजे निकल रही है, लेकिन आप सिर्फ अकेले बैठे हो। आपको थोड़ा मज़ा भी आ रहा है देखने में कि हाँ लोग कैसे मिसमैनेज्ड हैं। एक ने न्यूली वेड कपल है, वो हाथ नहीं छोड़ रही है उसका, वो उसको कहीं और देखने नहीं दे रहा है, लेकिन आप अपनी ज़िंदगी में जो सवाल है ना, आप खुल के उनके जवाब ढूंढने के लिए निकल चुके हो। आपको ना कोई रोकने वाला है, ना कोई टोकने वाला है, ना आपको ये कहने वाला है कि उधर क्यों देख रहे हो, ना आपको कोई हाथ पकड़ने वाला है, आप आज़ाद हो। बिल्कुल। तो सर मेरे ख्याल से मैं अगर आपसे ये पूछूं कि अगर हमें रियल में एक्सप्लोर करना है, मतलब ट्रैवल करना है और रियल में एक्सप्लोर करना है, ना कि एंजॉयमेंट तो करेंगे साथ में, तो उसके लिए बेस्ट ट्रिप कौन सी होनी चाहिए? फिर सोलो होनी चाहिए या फिर हम फ्रेंड्स के साथ जाएं? देखिए कहीं भी कीजिए, अगर आपकी वहाँ, अगर आपको वैल्यू समझनी है किसी भी जगह की, तो आप ग्रुप में भी कर सकते हो और सोलो भी कर सकते हैं। सोलो बेसिकली जो होती है सोलो ट्रैवलिंग, वो इसलिए होती है कि आप अकेले उस जगह को कैसे एक्सप्लोर कर सकते हैं और अकेले अपना जीवन एक नया कैसे बना सकते हैं। बिल्कुल। मैं एग्जांपल देता हूँ आपको, बनारस की बात करता हूँ। बहुत लोग आजकल जाना चाहते हैं जी। मैं बनारस अकेले जाता हूँ। अच्छा। और बनारस में अगर मैं ग्रुप के साथ जाऊंगा तो भी मैं वो दशाश्वमेध घाट पे आरती देखूंगा, लेकिन अकेले जाऊंगा तो मैं उस घाट पे अकेले गंगा किनारे बैठ करके वो चीज़ें फील करूंगा अकेले, कि जो शक्ति है, जो वहाँ पे पावर है, जो स्पिरिचुअल एनर्जी है, वो मैं अकेले ही फील कर पाऊंगा। अगर मेरे साथ में ग्रुप ट्रैवलिंग है जी। तो ग्रुप ट्रैवलर्स के साथ में वो चीज़ें मैं फील नहीं कर सकता जो एनर्जी मैं अकेले फील कर सकता हूँ वहाँ पे। बिल्कुल। तो अकेले आपको जीने का तरीका नया मिलता है, ग्रुप ट्रैवलिंग के साथ में आप उन चीज़ों को एक्सप्लोर करते हैं। बस मतलब डिपेंड ये करता है कि हमारे जो कंपनी है वो कैसी है, कंपनी कैसी है। बिल्कुल। कि अगर हम, और मेरा सिर्फ एक कहना ये है कि हमेशा ना आप मैनेज करते रह जाएंगे। अगर आपने ट्रैवलिंग करी, और करते भी है लोग, ऐसा नहीं करनी चाहिए, फैमिलीज के साथ जाते हैं, मैं किसी को मना नहीं कर रहा हूँ। आप अपना पार्ट, अपना फर्ज पूरा कीजिए, और उसके अलावा अपने लिए भी कुछ समय निकालिए। आप कभी भी किसी इंसान के साथ जा कर के अपने लिए समय नहीं निकाल पाएंगे। कहते मेडिटेशन करो, मेडिटेशन करने के लिए भी दिमाग में इतनी चीज़ें चल रही होती है कि आप मेडिटेशन नहीं कर सकते। ये प्रैक्टिकल फैक्ट है, नहीं कर पाते। तो अकेले आपको जाने के लिए एक बार पर्वत पे जाकर के बैठ के देखना। और मैं सीधे ये नहीं कहूँगा कि उन पर्वत पे जाके बैठ के देखना जो बिल्कुल ही अप्रोचेबल नहीं है। कुछ लोकेशंस में यहाँ बता के जाऊँगा, आप ज़रूर जा करके सुकून से बैठना, आँख बंद करके। नेचर से जब आप बात करोगे ना, आपको अपने सामने लगेगा कि ये फूल है और ये नेचर ने दिया है। ब्रह्म कमल मैं देखता हूँ उत्तराखंड में सबसे फेमस फ्लावर है ब्रह्म कमल वहाँ का। वहाँ जाकर के लोगों को उसकी वैल्यू पता चलती है। क्या मैं कहता हूँ नोएडा में हमारे चारों तरफ फूल पौधे पेड़ पत्तियाँ नहीं है? बिल्कुल। यहाँ पे क्यों नहीं लोगों की आंखें खुलती हैं? पहाड़ों पे जाकर के क्यों समझ में आता है? क्योंकि आप फंस चुके हैं ट्रैप में। आपको ऑफिस, घर, परिवार के अलावा नेचर दिखता ही नहीं है यहाँ पे। यमुना की हालत देखिए आप, और एक यमुना यमुनोत्री से आती है जो सांकरी से निकलती है, और वो ग्लेशियर की यमुना को देखिए, नजरिया बदल जाएगा। आप अगर मेरे को आप फिर कमेंट करके बताइएगा कि दिल्ली की यमुना और यमुनोत्री की यमुना देख करके क्या फर्क लगेगा आपको। सिर्फ नजरिया है, चीजें आज भी आपके आसपास है, बस आपके पास देखने का समय नहीं है। जी बिल्कुल।
सर साथ में एक बात और कि जो जैसे आप सोलो ट्रैवलिंग करते हैं, आपका एक्सपीरियंस है, तो जो कोई भी इंसान अगर सोलो ट्रैवलिंग करना चाह रहा है, खास करके लड़कियां, मैं ये बात पूछूंगी, तो क्या बेसिक चीज़ों की हमें मतलब ध्यान रखना चाहिए अगर एक सोलो ट्रैवलर पहली बार सोलो ट्रैवलिंग पे निकल रहा हो? देखिए, सबसे पहली चीज़ तो मैं ये कहूँगा कि आप किसी नोन जगह से स्टार्ट कीजिए अच्छा। और ज़्यादा दूर मत जाइएगा कि एकदम से आपका मन किया कि मुझे सोलो ट्रैवलिंग करनी है और लद्दाख से आप पंगोंग सो लेक चले गए। वहाँ आपको आइडिया ही नहीं है कि सरवाइव कैसे करना होता है, क्या नहीं करना होता है। आप शुरू कीजिए आसपास की जगह से। जैसे अगर दिल्ली से है तो दिल्ली में आसपास की जगह अलवर हो गया, और हमारा ये उत्तराखंड में आप गढ़वाल रीजन को ले लीजिए। कॉमर्शलाइजेशन छोड़ दीजिए, लेकिन आपको छोटी छोटी जगह पास में जाकर के पहले समझना चाहिए कि वो जगह और आप सेफ है कि नहीं है लड़कियों के लिए, जैसे आपने स्पेशली कहा था। और सेफ्टी का कोई इशू नहीं है, हमारा इंडिया है, सब लोग सेफ है, बट फिर भी हमें अपना ख्याल रखना पड़ेगा जी, खुद रखना पड़ेगा हमें अपना ख्याल, क्योंकि हर जगह हर तरफ अच्छे भी लोग मिलेंगे और बुरे लोग भी मिलेंगे। ठीक है, ये सबके साथ होता है, लड़कियों के साथ में नहीं, लड़कों के साथ में भी होता है कि कब पता नहीं किस मोड़ पे कौन सा आदमी कैसा मिल जाए, क्या नहीं है। बट आपको फोकस करना है कि आपने प्लानिंग कैसे कर रखी है। आपको शॉर्ट टर्म ट्रिप मारना है, चाहे वो 1 दिन का हो चाहे 2 दिन का हो। आपको अच्छा सा अपनी लोकेशन, कोई भी ऐसी लोकेशन पे बुक मत कीजिएगा अपना स्टे जहाँ पे आपको लगता है कि वहाँ पे, वैसे आपको आइडिया ही नहीं होगा उस जगह का कि वो जगह पे लोकेशन क्या है और लोकेलिटी कैसी है। लेकिन जब आप जाएंगे आपको समझ में आएगा। पहले से रिव्यूज़ देखिएगा उस जगह के बारे में, और फिर अपना कोशिश कीजिए कि फीमेल्स 1-2 ट्रैवलर शुरू से घर से बाहर निकलने के साथ में किसी ना किसी को साथ में दोस्त बना लीजिए। तो जब वहाँ ज़रूर आप जा रहे हो अकेले, लेकिन दोस्त बहुत लोग बनेंगे और वही दोस्ती आपके हमेशा काम आती है। वहीं से ग्रुप बनता है, वहीं से कम्युनिटी बनती है, और उन लोगों के साथ में फिर आप ट्रैवल करना समझ जाते हो। तो ये एक तरीका है, आपको ध्यान रखना चाहिए। सबसे बड़ी लोकेलिटी, स्टे आपको ध्यान रखना है, और कोई भी ऐसी लोकेशन, सेक्लूडेड लोकेशन पे अकेले तो बिल्कुल मत जाइए। जैसे ट्रैकिंग होता है, आप ट्रुन ट्रैक कर सकते हैं, क्योंकि ट्रुन ट्रैक कमर्शलाइज है, 2 किलोमीटर का है, नॉर्मल लोग अकेले चले जाते हैं। लेकिन अगर मैं कहूँगा कि नहीं, त्रिशूल कैंप के बेस कैंप ब्रह्मताल हो रहा है, रूपकुंड हो रहा है, तो आप बिल्कुल नहीं सोच सकते और न जा सकते हो। पहली बार में तो बिल्कुल भी नहीं कर सकते आप लोग बिल्कुल भी। तो इन चीज़ों का ध्यान रखना है, बाकी खुल के कीजिए, जाइए और एक बार कदम ज़रूर निकालिए घर से बाहर। शुरुआत छोटी सी शुरुआत करना ज़रूरी है। बिल्कुल, मैं नहीं कहूँगा आप लोगों को कि आप बंद जाओ या किसी से पूछो या कुछ भी करो, बस दिमाग माइंड बना लो, आप निकलना है। अपने आप सीख जाओगे ज़िंदगी कैसे जीते, और फिर मुझे बताना कि क्या चेंजेस आए आपकी लाइफ में। जी सर, जैसे आपने हमें इतनी सारी चीज़ें बताई, तो ये तो होगी लड़कियों और लड़कों की बात, लाइक बैचलर्स की। अब हम अगर बात करें कि मैरिड लोगों की, या मैरिड फीमेल हो या मेल हो, उसने सोलो ट्रिप पे जाना है, तो वो कैसे मैनेज होगा? वो एक विवाद नहीं खड़ा हो सकता क्या उसमें? देखिए, विवाद वहाँ खड़ा होता है जहाँ पे अंडरस्टैंडिंग नहीं होती है। मेरे हिसाब से मुझे आज जितनी आज़ादी मिली है ना, और जितना मैं घूम सकता हूँ, जितने मेरे साथ के बहुत से लोग मैरिड हैं, बाइकर्स भी हैं, सारे मैरिड होते हैं और बाइक लेके निकल जाते हैं। उनमें सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन उनके लाइफ पार्टनर का होता है। और ऐसा नहीं है कि लाइफ पार्टनर ने बोल दिया कि नहीं आपको जाना है जाओ, या कैसे मैनेज करोगे, मैं कैसे मैनेज करूँगी, कि बच्चे हम संभाले घर में, तुम तो घूमने निकल गए। ऐसा नहीं होता है। आपको कुछ फ़र्ज़ अपने पूरे करने पड़ते हैं, जो कि एक लाइफ पार्टनर के लिए भी होते हैं। तो मेरा बेसिकली क्या होता है कि मैंने अगर सोचा कि मुझे सोलो ट्रिप प्लान करनी है, तो मैं साल के 2 ट्रिप तो फैमिली के साथ करूँगा ही करूँगा। और मैं उन्हीं के अकॉर्डिंग करूँगा कि तुम्हारा क्या मन है, कि उनकी भी इच्छाएं हैं, आप उनकी इच्छा पूरी करके फिर आप अपनी इच्छा भी पूरी कर सकते हैं, क्योंकि फ़र्ज़ आपको निभाना, आप उनसे भाग नहीं सकते। एक गृहस्थ जीवन में अगर आप हैं तो आपको बीवी की भी सुननी पड़ेगी, आपको बच्चे की भी सुननी पड़ेगी, माँ बाप की भी सुननी पड़ेगी, तो उनको तीर्थ यात्रा भी करानी पड़ेगी जी। वो फ़र्ज़ आपको पूरा करना पड़ेगा। उसके बाद में उनके अकॉर्डिंगली तब आप अपने लिए भी समय निकाल सकते हैं, उसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर अंडरस्टैंडिंग अच्छी है, फिर भी बहुत से लोग होते हैं कि सोलो ट्रैवलिंग पे क्यों जाना है, तुम आजकल ज़्यादा जाने लगे हो। बिल्कुल, हमसे भी पूछा जाता है कि क्यों बार बार हर महीने तुम सोलो ट्रैवलिंग पे चले जाते हो। तो उसमें भी क्या होता है ना कि हमें बताना पड़ता है, देखो अगर वहाँ पे जाकर के मेरा कुछ अच्छा हो रहा है, और अगर मैं खुश हूँ और मैं अपनी फैमिली को भी टाइम दे पा रहा हूँ और मेरी चीज़ें बदल रही हैं। जहाँ मेरी वाइफ ने एक बार मुझसे पूछा था कि क्यों इतने परेशान रहते हो,
तो बहुत सारी चीज़ें, और ये ट्रैप 9 to 5 की जॉब, कॉर्पोरेट कल्चर, बहुत सारी चीज़ें आई। बिल्कुल बिल्कुल। आज के टाइम पे ये कहते हैं कि नहीं, अगर तुम खुश हो तो हम सब खुश हैं। और वो मैं खुश इस वजह से हूँ कि मैं अपने मन का अपने लिए अकेले भी खुद से बात करके रास्ते निकाल पा रहा हूँ। एक ज़िंदगी जीने के रास्ते मैं निकालूंगा अपने लिए, तभी मैं अपने परिवार को खुश रख पाऊंगा। तो ये अगर सपोर्ट मिलेगा आपके बिलव्ड से, आपकी वाइफ, और ऐसा नहीं है, अगर वो भी जाना चाहते हैं तो काफ़ी लोग जाते हैं। तो जो मैरिड लड़कियां होती हैं, जो उन लोगों को भी जाना होता है, तो मैंने देखा है काफ़ी कम्युनिटी में वो लोग भी शादी के बाद खूब इंजॉय करते हैं सोलो ट्रैवल पे, और उन जगह को जाके एक्सप्लोर करना उनके लिए बेस्ट पार्ट होता है। बिल्कुल। तो दोनों के लिए है, और दोनों की अंडरस्टैंडिंग रहेगी तो ज़रूर अच्छे से लाइफ कटेगी। जी, तो सर जैसे कि अगर जो लोग हैं वो जाना, क्योंकि आपने बोला कि ऐसे जाना चाहिए और ये कोई विवाद खड़ा नहीं हो सकता, इसमें हाँ, अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा मैटर करती है। लेकिन जो लोग हैं जो नहीं जा पाते, बहुत प्रॉब्लम्स आती हैं कि नहीं हम नहीं जा पा रहे, एक कपल्स में ये चीज़ें आ रही हैं, तो उनके लिए आप क्या कहना चाहोगे कि क्या कैसे बैलेंस करना चाहिए उनको? देखिए, उनको जाना का है पहले तो ये, अगर उनको सोलो ट्रिप करना है या फिर साथ में घूमने जाना है कहीं ऋषिकेश, नैनीताल, मसूरी जा करके 1-2 दिन एंजॉय करो और वहाँ का मौसम, बादल देखे और आगे वापस, वो डिपेंड करती हैं चीज़ें। बिल्कुल। तो सबसे पहले तो मैं यही सवाल करूँगा कि वो कौन लोग हैं और कैसे जाना चाहते हैं। अगर आपको एक्सप्लोर करना है फिर भी नहीं जाना, देखिए फिर वही बात आती है लौट करके कि आपको अपने लिए टाइम निकालना पड़ेगा। आप अपनी चीज़ों में इतना खो चुके हो, आपको पता ही नहीं ज़िंदगी जी कैसे जाती है। आप बुक्स पढ़िए, आपके पास में गार्डनिंग कीजिए, आप योगा कीजिए, आप ट्रैवलिंग कीजिए, सारे रास्ते हैं। अगर ट्रैवल का पैशन है तभी ट्रैवल कीजिए, अगर आपके पास कोई दूसरा पैशन है तो आप वो पैशन कीजिए। बिल्कुल। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ ट्रैवलिंग करनी है लेकिन कोई मजबूरी की वजह से नहीं जा पा रहे, काफ़ी लोग जाते हैं, और उनके पास में अगर ऑप्शन है कि वो यहाँ रह के भी कुछ और अपने शौक पूरे कर सकते हैं, तो उस पे दोनों बैठ करके बात करें और उस शौकों को भी पूरा कर सकते हैं। तो सर जैसे आप भी कॉर्पोरेट में हो, बहुत सारे लोग हैं, तो ये चीज़ बैलेंस ही नहीं हो पाती। सबसे बड़ा प्रॉब्लम ही यही है लोगों का आजकल की लाइफ में कि इतना हैवी हेक्टिक शेड्यूल है, ये चीज़ नहीं बैलेंस हो पाती कि हम ट्रैवलिंग भी करें और हम लोग मतलब अपना 9 to 5 वाला जॉब भी मैनेज करें, और किसी का पैशन भी है, तो फिर वो क्या करेगा? नहीं, पैशन है तो देखो अभी उसको स्टार्टिंग में छोटे छोटे टिप्स करने चाहिए। मैं एकदम से ये नहीं कहूँगा कि कॉर्पोरेट में है और उसको 5 दिन की छुट्टी चाहिए, 10 दिन की छुट्टी चाहिए, बाइकिंग करनी है, लद्दाख जाना है, चले गए, वो प्रॉब्लम होती है। आप शुरू कीजिए 1 दिन 2 दिन, सैटरडे संडे ऑफ मिलता है लोगों को, फ्राइडे को निकलिए, सैटरडे संडे है, घूम करके आइए। ये कॉर्पोरेट लाइफ ऐसी है कि एक टाइम बाद में जब आप 40 के, 45 के, 50 के हो जाएंगे, कॉर्पोरेट लाइफ पीछे हो जाएगी, आपकी अपनी ज़िंदगी आगे आ जाएगी। तब आपको समझ में आएगा कि आपने बहुत कुछ पीछे छोड़ दिया है। तो कॉर्पोरेट लाइफ के साथ में आपको शुरू में 2 दिन, 4 दिन, और ये नहीं कहूँगा कि हर महीने, 6 महीने, 1 साल में आप लोग ज़रूर मैनेज करके 4 या 5 स्टेप ज़रूर कीजिए। फिर आपको भी प्रॉब्लम नहीं होगी, और जिस कॉर्पोरेट में है वहाँ पे भी इशू नहीं आएगा, क्योंकि मुझे लगता है छुट्टियाँ हर जगह मिलती है, तो छुट्टियों का कोई इशू नहीं होता। उन छुट्टियों को मैनेज कैसे करना है वो सबसे बड़ा इशू होता है। कोई होता है कि जिसको अपने पर्सनल यूज़, किसी को शादी में भी जाना है, किसी को कोई बात, आज मेरा मन नहीं कर रहा, सुबह उठ गया और बस मैंने बॉस को मैसेज डाल दिया कि नहीं आज मेरा मन नहीं कर रहा आने का, मेरी छुट्टी हो गई। अब जब ये चीज़ें ज़्यादा बढ़ती चली जाती है ना, तब जो आपका बॉस होता है वो भी सोचता है कि इसको बहाने चाहिए रोज छुट्टी के लिए। जब आपको एक्चुअल में ज़रूरत पड़ेगी ना कि नहीं आज मेरा कुछ मन नहीं कर रहा, आज मुझे वहाँ घूमने जाना है, तब आपको वो छुट्टी नहीं मिलेगी। तो ये एक्सक्यूजेस बंद कीजिए, लाइफ समझिए, आपके अपने भी एक टाइम तक आपके साथ खड़े हैं, लेकिन जब आपके साथ में आपको ज़रूरत होगी ना खुद से बात करने की, तब कोई नहीं खड़ा होगा। हर एक चीज़ स्वार्थ से चलती है, चाहे आपका बॉस हो, चाहे आपका अपना कोई हो, चाहे कोई भी इंसान आप उठा लो, कहीं ना कहीं स्वार्थ है। तो अगर स्वार्थ से ही आपको दुनिया चलानी है तो मैं कहूँगा एक अपने लिए भी आप स्वार्थ निकालो, आग बंद करो, सारी चीज़ें साइड में रखो, ब्याह, शादी, परिवार, दोस्ती, यारी, सोना, आराम करना, सब त्याग दो, लग के काम करो, और बीच में 2 या 3 दिन की छुट्टी निकालो और अपने लिए निकल जाओ बस आराम से। कहीं ना कहीं क्योंकि ये माइंड का भी है, अगर हमारा माइंड बन जाए ना उस हिसाब से तो हम शायद चले भी जाएं। क्योंकि जैसे आपने बोला शादी है, तो अगर हमें किसी दिन सैटरडे ऑफ आ रहा है, तो अगर मैं ही अपनी बात करूँ तो अगर मेरे को शादी है सैटरडे को, तो मेरे को जाना ही है, क्योंकि वहाँ पे मेरा माइंड है बना हुआ। लेकिन अगर वो चीज़ हमने ट्रैवल करनी होगी तो लोग बोलते हैं नहीं छोड़ो, रेस्ट कर ले। सबसे बड़ी चीज़ मैंने जो करा है, मैं आपको बताता हूँ कि मैंने अपनी लाइफ में हर एक चीज़ साइड कर दी है। उसके पीछे रीज़न ये है कि ऐसा नहीं है कि मुझे व्यवहार नहीं बनाने हैं, व्यवहार भी अपनी जगह है, सब कुछ है, लेकिन मैं पूरी तरह से अब
अपने लिए जी रहा हूँ। कि अगर कोई कहता है कि नहीं यार उदित हम 2 दिन के लिए वहाँ चलेंगे, मुझे पता है उनके साथ में 2 दिन वहाँ क्या होने वाला है, बिल्कुल। तो मैं अपना टाइम वहाँ 2 दिन ना लगा करके अपने लिए 2 दिन अलग से लगाऊंगा कि मेरे को कैसे मैनेज करना है और मुझे एक नई दुनिया और नए मैनिफेस्टेशन के साथ में कैसे आगे बढ़ना है। मेरे लास्ट ईयर मैनिफेस्टेशन था गंगोत्री, उससे 6 महीने बाद यमुनोत्री था। इस साल मुझे हिमाचल कवर करना है, फिर मुझे पैराग्लाइडिंग करनी है। तो मेरी लाइफ में चीज़ें अपने आप चेंज होती चली गई कि मेरे गोल सेट होते चले गए और मैं खुश होता चला गया। लेकिन अगर मैं पूरे साल करता कि नहीं कल को मुझे उस दोस्त के पास जाना है, उसकी बहन की शादी में जाना है, अपने परिवार में कोई दूर की शादी में जाना है, 10 दिन की छुट्टी वहाँ चाहिए, या मुझे आज आराम करना है कि मेरे साथ में कोई इशू, देखो इशू सबके साथ हो सकते हैं, लेकिन इन सब चीज़ों को थोड़ा आप साइड में एक एक्यूमुलेट कर लो और अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ा लो, तो आप अच्छे से जी पाओगे और टाइम भी निकाल पाओगे। जी सर, ये तो थी सोलो ट्रैवलिंग की बात। अब हम बात करते हैं उत्तराखंड के बारे में। हाँ जी सर, बहुत सारी वहाँ की मान्यता है, मतलब बहुत सारे लोगों को ना शायद जगहें पता भी नहीं होंगी, लोग जाते हैं लेकिन उनको उसका जो सिग्निफिकेंस है, इम्पोर्टेंस है उधर की नहीं पता। अब अगर हम बात करें नंदा देवी राज जाट की, मेरे ख्याल से उसकी 243 किलोमीटर की यात्रा है। हाँ जी। तो सर वहाँ को, उस यात्रा को ना लोग ट्रैक से ज़्यादा एक तपस्या समझते हैं, क्यों, ऐसा क्यों है? देखिए बहुत अच्छा सवाल है ये वाला, और 2026 में इसकी प्लानिंग हो रही है और ये हिमालय का महाकुंभ कहा जाता है। अच्छा। इसमें एक कहानी, जो हमारे पहाड़ों पे कहानियां हैं और हमारे सभ्यता और देवी देवताओं से बहुत जोड़ा जाता है चीज़ों को। तो कहते माता पार्वती का मायका था और उनका जो रूप होता है नंदा सुनंदा के नाम से, उनकी डोली जाई जाती है नंदा देवी राजजात यात्रा में। तो जब वो किसी कारणवश अपने मैके आई थी तो 12 साल तक वो वापस नहीं लौट पाए हिमालय शिव जी के पास में। 12 साल बाद जब उनका जाने का टाइम आया, तब गांव वालों ने जो उत्सव मनाया था, उसी उत्सव को नंदा देवी राजजात यात्रा कहते हैं। और वो पालकी में बैठा के माँ पार्वती को शिव जी के स्थान कैलाश तक छोड़ा जाता है। अच्छा। तो इसीलिए सबसे ज़्यादा टफेस्ट इन एशिया ये जो ट्रैक है टफेस्ट माना जाता है और हाईएस्ट यात्रा मानी जाती है हमारे एशिया की, क्योंकि ये जो शुरू होती है, इसका एक आपको वो देता हूँ एग्जांपल कि एक गांव पड़ता है नौटी, हमारे चमोली ज़िले में आता है। इस यात्रा से 12 साल में एक बार ऐसा होता है कि इस यात्रा में एक चौसिंगिया खाड़ू का जन्म होता है। चौसिंगिया खाड़ू होता है एक बकरा जिसके 4 सींग होते हैं। अच्छा। ये बहुत रेयर होता है। तो उसी गांव में जब ये पैदा होता है तब वहाँ पे उत्सव मनाना शुरू कर देते हैं कि इसका जन्म हो गया और ये यात्रा अब शुरू होगी। अच्छा। उस पूरी यात्रा को लीड करके वो चौसिंगिया खाड़ू हिमालय तक जाता है, शिव जी के वहाँ तक जहाँ पे त्रिशूल का बेस कैंप है। इस यात्रा की शुरुआत नौटी से होती है, बीच में कई सारे गांव पड़ते हैं और अलग अलग जगह से कम हज़ारों की तादाद में लोग आते हैं वहाँ पे और इस यात्रा को पूरी करते हैं। इतना एलिवेशन गेन होता है उत्तराखंड में हमारे में कि आप 4000 4,500 मीटर से भी ऊपर पहुँच जाते हैं। ये एक एलिवेशन इतना है कि आदमी के लिए ऑक्सीजन लेने के लिए भी बड़ी समस्या होती है, लेकिन पहाड़ी लोग आस्था के साथ में इस यात्रा को पूरी करते हैं और आगे वो जो खाड़ू होता है, जो भेड़ है, उसके साथ में वो यात्रा लीड करती है। अच्छा। अब बीच बीच में जहाँ जहाँ ये यात्रा रोकी जाती है, जिन जिन गाँव में रोकी जाती है, वहाँ पे उत्सव मनाया जाता है। अच्छा। तो ये एक उत्तराखंड का एलिवेशन है। आप चमोली से शुरू करते हैं, चमोली में ही एक गांव पड़ता है वन, जब बेस कैंप है, और वो वन विलेज में आप जाकर के देखेंगे वो त्रिशूल पर्वत का बेस कैंप है। मेरे लिए लाइफ में सबसे खूबसूरत पीक त्रिशूल पीक है। तो आप त्रिशूल पीक के बेस कैंप में जब वहाँ जाएंगे तब देखेंगे कि वहाँ पे आली बेदनी बुग्याल है, एशिया का हाईएस्ट बुग्याल है वो। रूपकुंड लेक है, रूपकुंड लेक मिस्टीरियस लेक है जहाँ आज भी इंसानों के नर कंकाल पाए जाते हैं। अच्छा। उन नर कंकालों में जब शोध किया गया तो मांस के टुकड़े भी मिले आज भी वहाँ पे, लेकिन उन जगह पे, उन एलिवेशंस पे ट्रैक करना इजी नहीं है। अब वहाँ पे जाने के बाद में उन ट्रैक्स होता है ब्रह्म कमल, आली बेदनी बुग्याल। बुग्याल किसको बोला जाता है? ग्रासलैंड को। अच्छा। एशिया का सबसे बड़ा ग्रासलैंड आली बेदनी बुग्याल है। आली अलग है, बेदनी अलग है। तो ये जितने भी खूबसूरत ट्रैक्स है ना, ये नंदा देवी राजजात में कवर होते हैं। अब धीरे धीरे जब वो एंड पे जाता है और लास्ट में एक पंगर चूल्हा
जुनार गली, शिला समुद्र और त्रिशूल बेस कैंप में पहुंच करके उनकी डोली को वहीं स्थापित करके उस चौसिंकिया खाड़ू को छोड़ दिया जाता है हिमालय पे। अच्छा। वो वहां से आगे विलीन हो जाता है, कहाँ जाता है किसी को कुछ नहीं पता, वो यात्रा वहीं समाप्त हो जाती है। इसीलिए भी इसे मिस्टीरियस कहा जाता है। मिस्टीरियस यात्रा तो नहीं, उस खाड़ू के लिए बोलेंगे जो हम इंसानों की सारी चीजें, खुशियाँ, जो भी, जैसे कहते हैं ना कि एक लड़की विदा होती हाँ, है बिल्कुल, बिल्कुल। तो उसको श्रृंगार का सामान दिया जाता है, तो उसके ऊपर लाद दिया जाती है सारी चीजें, अच्छा। चूड़ी, कंगन, श्रृंगार, जेवर, जितना लोगों से होता है, और वो लेकर के हिमालय की तरफ चले जाता है। बीच में एक ऐसा पड़ाव भी आता है, एक गांव आता है जहां से हिमालयन रेंज दिखनी शुरू हो जाती है त्रिशूल की। उस जगह पे एक ऐसा चमत्कार होता है, कहते हैं कि जो माता की डोली है वो डगमगाने लगती है। अच्छा। उसको संभालना बड़ा मुश्किल होता है। जब लोगों ने पता किया, देखा कि वो स्थान ऐसा था कि पहली बार माँ पार्वती को हिमालय के दर्शन होते हैं। और जब कहते हैं कि किसी लड़की को जब वापस जा रही होती है कि वो पीछे मुड़ के देखती कि मैं अपने लोगों को छोड़ के जा रही हूँ, तो पार्वती को लगा कि हिमालय तो आ गया, अब मेरे अपने सब पीछे छूट जाएंगे, तब वहाँ वो रूठ जाती है। अच्छा। वहाँ रूठने के बाद में उनको मनाया जाता है और 2 दिन का कार्यक्रम होता है। उनको मनाने के बाद कहते हैं कि माँ पार्वती, आगे आपका प्रस्थान है, आगे ही आपकी ज़िंदगी है, आगे ही शिव जी आपकी इंतज़ार में है, तो आपको आगे चलना पड़ेगा। तो उसी स्थान पे पर्वत को देख करके उनका डगमगाना अपने आप में एक चमत्कार है, जो पहाड़ी लोग इस चीज़ को फील करते हैं। नंदा देवी राज जात में बहुत सारी चीज़ें, रूपकुंड सबसे बड़ा मिस्टीरियस मैंने आपको बताया, उसका ट्रैक होता है, वो बैन भी है, नंदा देवी भी है। नंदा देवी राजजात यात्रा इस वजह से होती है कि उनमें अलग अलग मिस्ट्रीज हैं जो सरकार की जुड़ी हुई है। बहुत लंबा टॉपिक है, वो भी हम आगे कभी कवर करेंगे। जी बिल्कुल। तो सर इसी के साथ ना द्रोणागिरी पर्वत है जहाँ पे हाँ। कहते हैं हनुमान जी के पाँव पड़े थे, चरण पड़े थे, लेकिन वहाँ पूजा नहीं की जाती, क्या ऐसा सच में है? ये बिल्कुल सच है। देखिए, मैंने सबसे पहले कहा था कि पहाड़ी लोग जो होते हैं पहाड़ को और पर्वत को अपना भगवान मानते हैं, और यही वजह उनकी पूजा भी करते हैं। हनुमान जी आए थे द्रोणागिरी क्षेत्र में, जब लक्ष्मण जी मूर्छित हुए थे, तब वहाँ पे क्या हुआ था कि उनको जड़ी बूटी लेनी थी। अब जड़ी बूटी उन्हें दिखी नहीं। जब जड़ी बूटी नहीं दिखी, उन्होंने पूछा कि इसको कैसे, कहाँ मैं लेकर के जाऊँ, कहाँ ढूंढूं द्रोणागिरी इलाके में। तब एक बूढ़ी औरत थी वहाँ पे, उन्होंने वो रास्ता दिखाया था हनुमान जी को। और वो रास्ता दिखाने के बाद में हनुमान जी जब उस पर्वत पे गए, तब उनको समझ में नहीं आया कि वो जड़ी बूटी कैसे मैं लेकर के जाऊँ। उन्होंने पूरा का पूरा हिमालय का एक टुकड़ा काटा और अपने हाथ पे लेकर के वो श्रीलंका चले गए। उसके बाद से उस औरत को भी गांव से निकाला गया, और वहाँ पे हनुमान जी की पूजा इसीलिए नहीं की जाती कि उनके पर्वत, उनके जो देवता हैं, उनका एक हिस्सा काट करके हनुमान जी ले गए थे। अच्छा। तो अगर आज भी कोई पहाड़ी, अगर वो खड़ा हुआ है पहाड़ पे और अगर वो कहता है डिफॉरेस्टेशन ज़्यादा हो रहा है या कोई नुकसान पहुंचा रहा है पहाड़ों को, तो पहाड़ी के लिए बहुत बड़ी दुविधा है ये, और वो बहुत अंदर से टूट चुका होता है कि उसके पहाड़ों की क्या हालत कर दी है आज के टाइम पे। इतना इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है, इतने खुदाई हो रही है, इतने नेशनल हाईवे बन रहे हैं, पहाड़ों को बिल्कुल ख़त्म कर दे रहे हैं धीरे धीरे। पहाड़ियों के अंदर वो दुख है। उत्तरांचल और कश्मीर और हिमाचल, हर इंसान कहीं ना कहीं वो दुख में रहता है कि इतना इंफ्रास्ट्रक्चर ना खड़ा किया जाए ताकि आने वाले टाइम में टेरेनी खत्म हो जाए। जिनका घर है आप उसी को Obviously, खराब कर दोगे तो पूजा करते हैं लोग। बिल्कुल पूजा करते हैं। तो सर यही जैसे आपने कहा कि पूजा करते हैं, तो उत्तराखंड को ना देवभूमि कहा जाता है। हाँ। क्या ये सिर्फ मंदिरों के कारण कहा जाता है या इसके पीछे कोई और भी कारण? नहीं, इनके पीछे कारण है ना। सबसे बड़ी चीज़ आप देखिए, उत्तराखंड में जो 4 धाम यात्रा, केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री। केदारनाथ कहते हैं कि 4 धाम में आते हैं। हमारे भारत के 4 धाम अलग है, लेकिन केदारनाथ हमारे उत्तराखंड के 5 केदार में से एक आता है। तो 5 केदार के बारे में लोगों ने नहीं सुना होगा। 5 केदार में केदारनाथ आता है, तुंगनाथ आता है, गोपेश्वर, मदमहेश्वर और कल्पेश्वर महादेव। ये 5 मंदिर 5 केदार के उत्तराखंड में मौजूद है आज भी, और इनके भी ट्रैक्स होते हैं और इनकी भी पूजा की जाती है। 5 केदार के बाद में हमारे पास गंगोत्री और यमुनोत्री आती है, जहाँ पे उद्गम स्थल है भागीरथी का। यमुनोत्री में यमुना का जो उद्गम स्थल है। बद्रीनाथ में जाएंगे तो सरस्वती का उद्गम स्थल है, जो विलुप्त नदी है, माना गांव में विलुप्त हो जाती है। उसके बाद में आदि कैलाश ओम पर्वत वहीं पे है। तो उत्तराखंड में इतनी विचित्र चीज़ें और इतनी धार्मिक चीज़ें हैं, और हम सबसे बड़ी चीज़ सतोपंथ को जोड़ सकते हैं।
सतोपंथ मार्ग वही है जो पांचों पांडव महाभारत समय पे अपनी आखिरी यात्रा पे गए थे स्वर्ग की सीढ़ियां चढ़ने। बिल्कुल। तो उत्तराखंड में स्वर्गारोहिणी पीक भी है और सतोपंथ मार्ग भी है, जिसमें आखिरी समय पे लास्ट तक सूर्यताल चंद्रताल तक युधिष्ठिर धर्मराज युधिष्ठिर गए थे और वहां से उन्हें स्वर्ग ले जाया गया था। जी सर, इसी के साथ ना जैसे आदि कैलाश के बारे में हमने बहुत सुना है, जी। तो आदि कैलाश जो है वो जो ओरिजिनल कैलाश है उसकी शेडो है या उसका अलग ही कोई महत्व है वहाँ पे, या अलग ही एक इमेज है? अच्छा, नहीं, आदि कैलाश अलग है। देखिए, हमारे दुनिया में बोलते हैं कि पंच कैलाश आते हैं, अलग अलग है, जिसमें से आदि कैलाश अलग है और एक कैलाश मानसरोवर अलग है। जी। तो कैलाश मानसरोवर अलग है, आदि कैलाश अलग है, किन्नर कैलाश अलग है और मणिमहेश कैलाश अलग है। तो ये हिमाचल में मणिमहेश आ जाता है, किन्नर कैलाश आ जाते हैं, उत्तराखंड में आदि कैलाश और हमारे जो तिब्बत में है वो कैलाश मानसरोवर है। तो ये 5 अलग अलग कैलाश है, तो वो एक स्वरूप है कैलाशों का। तो एक जो प्रतिबिंब बना देते हैं, तो वो प्रतिबिंब है कैलाश मानसरोवर का आदि कैलाश। जी। तो सर जैसे हमने उत्तराखंड की बात कर ही रहे हैं, उत्तराखंड की खूबसूरती इतनी है कि जितनी हम बात करें उतनी कम होगी। तो आप वैलीज के बारे में थोड़ा सा बता दीजिए शॉर्ट में कि उत्तराखंड की ऐसे अगर कोई बंदा, मतलब अगर हमारा पॉडकास्ट के माध्यम से कोई इतना वो हो जाए कि मुझे उत्तराखंड अब जाना ही जाना है, तो ऐसी कौन सी फेमस वैली है जहाँ तो सबसे पहले जाना चाहिए? सबसे पहली वैली ना, आप हर्षिल वैली घूम के आइए। हर्षिल वैली आप लोगों ने सुना होगा, इसको इतना खूबसूरत कहा गया है क्योंकि भागीरथी का उद्गम स्थल गंगोत्री में ही हर्षिल वैली है और यहाँ पे राम तेरी गंगा मैली की शूटिंग हुई थी। बहुत से लोगों ने मूवी देखी होगी। पूरे राज कपूर के टाइम पे, ये 1980s की बात है, 70-80s में जब इस मूवी की शूटिंग हुई थी, इतना खूबसूरत पिक्चराइजेशन किया गया था। मेरे मन में भी था कि उस वैली को देखना है, आखिर है क्या, क्योंकि उसके बाद में आपके साथ नीलोंग वैली जुड़ जाता है, भैरव घाटी जुड़ जाती है और वो ग्लेशियर जुड़ जाते हैं जहाँ से कहते हैं कि भागीरथी का उद्गम स्थल है, जो कि एक आगे चल के देवप्रयाग में गंगा नदी बनती है। तो जब आप हर्षिल वैली जाएंगे, हर्षिल वैली की खूबसूरती इतनी अच्छी है क्योंकि वो 5 चोटियों से घिरा हुआ है, जिसमें द्रौपदी का डंडा, काला नाग और जो गंगोत्री 1, गंगोत्री 2, गंगोत्री 3, ये 5 पीक से जुड़ी हुई है। वह हर्षिल वैली बीचों बीच में बसा हुआ है और एक खूबसूरत सा गांव बगोरी गांव भी है, उसको आप एक्सप्लोर कीजिएगा और ज़रूर जाना। सबसे अच्छा उत्तराखंड में अगर आप लोगों को लगता है एप्पल की फार्मिंग कहाँ होती है, तो वो सबसे बेस्ट जगह है हर्षिल के लिए भी। फिर आगे ट्रैक्स स्टार्ट हो जाते हैं एंड 72 ट्रैक्स हैं वहाँ से, जिसमें आप पैरेलली सांगला चिटकुल हिमाचल से भी जुड़ जाते हैं। और मेन ट्रैक आता है, आपने नाम सुना होगा, रूपीन पास ट्रैक। जी सर। तो रूपीन पास इतना खूबसूरत ट्रैक है। फिर आप वहाँ से गंगोत्री से रूपीन पास आपने क्रॉस कर दिया, हिमाचल की तरफ आ गए। गंगोत्री से ही आप कुछ फेमस ट्रैक हैं, जब आप गौमुख और तपोवन क्रॉस करते हैं, तो गौमुख सब लोगों ने सुना होगा, गौमुख तपोवन क्रॉस किया, कालिंदी खाल ट्रैक आया और ऑर्डेंस कोल पनपटिया क्रॉस करके इतनी हाइट एलिवेशन पे आप 6000 मीटर की हाइट पे पहुंच जाते हैं और वहाँ से जो रास्ता निकलता है वो बद्रीनाथ में निकलता है। तो जब रास्ते नहीं हुआ करते थे तो पहले ऋषि मुनि साधु संत इन्हीं ट्रैक्स के थ्रू चारों धाम कवर किया करते थे। तो लोगों को पता नहीं है, हर्षिल वैली सबसे अच्छी है। बाकी की वैली ऑफ फ्लावर्स आप लोग देख सकते हैं, बहुत खूबसूरत है, और डारमा वैली जो कुमाऊं मंडल में आ जाती है, आदि कैलाश और ओम पर्वत के ठीक बगल में है वो। इसी के बारे में बात करना चाहती हूँ क्योंकि डारमा वैली के बारे में ना बहुत सारे लोगों को नहीं पता। अच्छा। तो उसके बारे में थोड़ा सा आप ब्रीफ दे दीजिए कि क्या वहाँ की खासियत है और क्यों जाना चाहिए। देखिए, आप कुमाऊं मंडल में जाएंगे तो आपको सबसे फेमस चोटी जो दिखेगी वो पंचाचूली पीक्स दिखेंगी। 5 अलग अलग खूबसूरत चोटियाँ, जब कहते थे कि पांडव जब स्वर्ग के रास्ते जा रहे थे तो उन्हीं चोटियों पे बैठ के उन्होंने चूल्हा जलाया था, जिस वजह से उनका नाम पंचाचूली पीक पड़ा। वो पंचाचूली पीक्स का बेस कैंप डारमा वैली है। अच्छा। आप डारमा वैली पे जब पहुंच जाएंगे तो वो 0 पॉइंट और आपके सामने साक्षात पंचाचूली पीक खड़ी हुई है। उससे खूबसूरत नज़ारा आपको कभी नहीं दिख सकता कि आप ऐसी जगह पे पहुंच गए जहाँ 0 पॉइंट है। वहीं से आप आगे चल के ओम पर्वत और आदि कैलाश के दर्शन भी कर सकते हैं। तो दोनों डिफरेंट है। तो जैसे अभी आप हर्षिल वैली के बारे में बता रहे थे, तो बहुत सारे लोगों का ये भी सवाल होगा कि कौन सा बेस्ट टाइम है वहाँ पे जाने के लिए। ओके,
देखिए सर्दियों में तो स्नोफॉल इतनी होती है कि वो रास्ते बंद हो जाते हैं। और मेरा एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहूँगा, हमेशा मैं इस चीज़ को फॉलो करता हूँ ऑफ सीज़न पे जाना, क्योंकि क्राउड काफ़ी कम रहता है और आप इजीली एक्सप्लोर कर सकते हैं। और अगर आप चार धाम यात्रा के टाइम पे गए तो इतनी भीड़ और इतना कॉमर्शियल हो चुका होगा कि आपको वहाँ तक पहुँचने में काफ़ी परेशानियों की दिक्कत करनी पड़ेगी, सामना करना पड़ेगा। तो हर्षिल वैली में आपके लिए बेस्ट टाइम नवंबर है और फेब और मार्च में आप जा सकते हैं। व्यूज़ बहुत अच्छे मिलेंगे। नदी जो ग्लेशियर है, जो पानी फ्रेश निकल के आएगा, उसका फ्लो बहुत प्यारा हो चुका होता है। एकदम फ्रेश पानी आप लोगों ने कभी इतना नहीं देखा होगा भागीरथी नदी का। तो आप लोग हर्षिल वैली दिसंबर में तो बंद हो जाता है, नवंबर अक्टूबर बेस्ट टाइम है। मानसून टाइम पे अवॉइड कीजिए स्पेशली। जी, यही सवाल बहुत सारे लोगों के मन में था, क्योंकि जाना तो सब लोग चाहते हैं, लेकिन हाँ। उनको ये इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाता कि किस टाइम पे जाना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है सर, और इसी के साथ हम एलिवेशंस की अगर बात करें, जी। एलिवेशंस समझना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हाँ अगर जी। किसी को ट्रैकिंग करनी है, ट्रैवलिंग करनी है, खास करके पहाड़ी इलाके में, तो उसे ये चीज़ के बारे में पता होना ज़रूरी है। जी तो जैसे हम जितनी ऊंचाई पे चलते हैं, तो हमें हमारी बॉडी में जो है वो चेंजेस फील होते हैं। जी। तो पहले मैं तो ये जानना चाहूँगी किस तरह के चेंजेस फील होते हैं, और उसके लिए हमें स्टार्टिंग में क्या प्रिकॉशंस लेके चलना चाहिए पहले से ही। ओके, तो अगर आप एलिवेशंस की बात करते हैं तो देखिए कुछ लोग होते हैं, हम कहते हैं एक्लेमेटाइज कीजिए। 1 या 2 दिन पहाड़ों पे ऐसी जगह जा कर के रुकिए जो आपके नियर बाय एलिवेशंस में हो। आपको तब आइडिया लग जाएगा कि आपको सर में दर्द नहीं होगा, सांस लेने में दिक्कत नहीं होगी आपको, और वहाँ का जो बॉडी आपका टेम्परेचर कंट्रोल करती है, तो वहाँ 4-5 दिन आप आराम से इजीली रुक सकते हैं। तो मेन इशू आपका एलिवेशन में इसी वजह से आता है कि जो कहते हैं कि एक्यूट माउंटेन सिकनेस AMS, वो नहीं होनी चाहिए, जिसमें आपके कई सारे सिम्टम्स आ जाते हैं। उसके बाद में फिर आप धीरे धीरे जब उस एरिया को आप एडेप्ट कर लेते हैं, तब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होती एलिवेशन से। एलिवेशन का एक मैं मिथ दूर करूंगा कि लोग कहते हैं कि जो जितनी दूर जगह होगी उसका एलिवेशन ज़्यादा होगा, जबकि ऐसा नहीं होता है। अच्छा। एलिवेशन डिपेंड करता है, या तो वैली में होगी वो जगह या फिर वो टॉप पे होगी। तो आप मनाली में भी जाएंगे, देखेंगे उसका वो वैली पे है, तो वैली में आपको मनाली पड़ जाता है, लेकिन टॉप में देखेंगे तो वहाँ पे आपका हमता पास पड़ जाएगा, और आगे जिस्पा, कीलोंग, वो जितने भी है वो टॉप साइड पे है। कोकसर आपका टॉप पे है, सेथन आपका टॉप पे है। तो उन टॉप के एलिवेशन अलग होते हैं और मनाली का एलिवेशन अलग होता है। तो मनाली में तो लोग अच्छे से रह सकते हैं, लेकिन जब आप टॉप्स पे जाएंगे ना, तब आपको AMS की प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। उसके लिए आपको एक्लेमेटाइज करना बहुत ज़रूरी है, जो कि लद्दाख में भी यही चीज़ सबसे पहले कराई जाती है। तो सर, जैसे आपके हिसाब से किन लोगों को पहले तो अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि ये बहुत रिस्क भी हो सकता है। अगर जिन लोगों को प्रॉब्लम है तो वो जाए, तो मतलब वो खास करके मतलब जिन लोगों को प्रॉब्लम है, या जो लोग नहीं भी प्रॉब्लम है, वो ये सोच के नहीं जाते कि शायद ऊपर ऊंचाई में जाएंगे तो ऐसा फील होने लगेगा, तो डर के मारे भी नहीं जाते। तो किन लोगों को पहले तो अवॉइड करना चाहिए? देखिए सीनियर सिटीजन्स और बच्चों के लिए तो मैं स्पेशली कहूँगा, लेकिन हमारे इंडिया में कुछ लोकेशन 3000 3,500 के ऊपर ऐसी हैं जहाँ पे आप इजीली पहुँच सकते हैं और वहाँ पे आपको इशू नहीं होता है। हम सिस्सू की बात करें, हिमाचल में कई लोकेशन ऐसी है क्योंकि वहाँ पे ईज़ है जाना, और वहाँ पे चाहे बड़े हो चाहे बच्चे हो पहुँच सकते हैं। लेकिन अगर आपको ट्रैक करना है तो आप ट्रैक बिल्कुल अवॉइड कीजिएगा, और मैं तो कहता हूँ उनको भी अवॉइड करना चाहिए जिन्होंने ईजी ट्रैक तो किए ही नहीं है पहले। जिन्होंने इजी ट्रैक्स 5 या 6 करे हो, फिर वो मॉडरेट पे आए, फिर मॉडरेट पे वो लोग 3000 से ऊपर के ट्रैक कर सकते हैं, 3000 मीटर अबव सी लेवल पे। तो डिपेंड यही करेगा कि जहाँ तक रोड है वहाँ तक आप लोग जा सकते हैं, फैमिली को लेके जा सकते हैं। लेकिन अगर आपको ट्रैक करना है तो उसके लिए एक्लेमेटाइज होना ज़रूरी है, और 3000 3,500 से ऊपर के जो ट्रैक होते हैं वो आप अकेले कीजिए, और उसके लिए मेडिकल चेकअप वगैरह करा के कीजिए। काफ़ी सारे टूर ऑपरेटर्स और गाइड्स होते हैं, जो लोकल्स होते हैं, वो लोग भी यही चीज़ बताते हैं कि उनके एक प्रायोरिटीज़ होती हैं कि आप 30 मिनट्स में इतने किलोमीटर भाग सकते कि नहीं भाग सकते। वो चीज़ें आपको करनी पड़ेंगी। आप इतना वजन उठा सकते कि नहीं, क्योंकि पहाड़ों पे अपना सामान खुद लेके आपको ट्रैक करना पड़ता है। तो अकेले चलने में और सामान उठा के चलने में बहुत फर्क है। तो ये भी चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। सर, जैसे ना हमने अभी रिसेंटली पहले जो एक न्यूज़ थी शेयर हुई है कि 4 धाम यात्रा पे फ़ोन्स जो है वो बैन कर दिए गए हैं। हाँ जी, इसके बारे में आपका क्या कहना है? क्योंकि लोग तो बेसिकली मेनली व्यू पॉइंट कैप्चर करना या रील्स बनाने ही चाहते हैं, तो इसके बारे में आपका क्या कहना है? देखिए धार्मिक जगह पे जो भी प्रशासन का आदेश आया है उसको हम वेलकम करते हैं। और सबसे बड़ी चीज़ मैं आपको बता देना चाहता हूँ, जो मेन पॉइंट है, उन्होंने ये बोला है कि आप
मंदिर के प्रांगण में फ़ोन नहीं यूज़ कर सकते हैं। ये नहीं कहा है कि आप उस जगह पे फ़ोन नहीं ले जा सकते हैं। जो गर्भगृह है और जो प्रेमिसेस है या उस मंदिर के आसपास 50 मीटर 100 मीटर उन्होंने जो एरिया निर्धारित किया है वहाँ पे आप लोग फ़ोन नहीं ले जा सकते, क्योंकि वो एक आस्था का प्रतीक है। आप जिस भगवान से मिलने या जिनके पास आए हो, जो आस्था लेके आए हो, आप और उसके बीच में कोई भी ना हो। तो ये जितनी भी चीज़ें फ़ोन और ये सब डिस्ट्रक्शन होते हैं कि आप वहाँ जा रहे हैं, रील्स बना रहे हैं, लोगों ने कमर्शियलाइज कर दिया है, कोई डांस कर रहा है, कोई पीछे मंदिर की मूर्ति है, हाथ आगे करके नारियल लेके खड़ा है, अरे वो सब चीज़ें बाद में, आपके पास में पूरा एरिया आप कवर करो। फिर मैं वही कहूँगा कि एक्सप्लोर बाद में करना, लेकिन आस्था से पहले जुड़ो। आप जिस चीज़ के लिए गए हैं वो आस्था एक बार वहाँ पे सर्च तो करो, ढूंढो तो सही कि मुझे वो एनर्जी फील हो रही है कि नहीं। आप फ़ोन लेकर के आप सोचोगे कि आपको एनर्जी फील हो रही है तो वो कभी नहीं हो सकती है। आप कितनी भी रील्स बना लीजिए, आप बाद में दिखाएंगे, आप कैप्चर कीजिए उन मोमेंट्स को, वो बात की चीज़ें हैं। लेकिन हर एक चीज़ को ध्यान में रखते हुए सरकार के इन आदेशों का जो उसको मैं पालन करने के लिए बोलूँगा। और अच्छी बात है कि प्रांगण में आस्था के बीच में टेक्नोलॉजी नहीं आनी चाहिए, क्योंकि जितना ज़्यादा सोशल मीडिया है इस वक्त तो आस्था जो है वो रील से जुड़ चुकी है। बिल्कुल, और ये सिर्फ 4 धाम में लागू किया है और प्रांगणों में नहीं है। मैं तो कहता हूँ आप और भी जाइए ना, और घूमिए। पंच केदार है, पंच केदार में जाकर के देखिए उनके प्रांगण, उनके गर्भगृह में, तब आपको पता चलेगा स्पिरिचुअल एनर्जी क्या चीज़ होती है। जी, तो सर जैसे कि हम पहाड़ी इलाकों की बात करें, उत्तराखंड, हिमाचल, जे.एंड.के, गवर्नमेंट जो है वो जो बजट खर्च कर रही है हाइकिंग पे या ट्रैवलिंग पे, तो वो सच में जो है कि वो जो टूरिस्ट है उनको और लोकल्स को दोनों को उसका फ़ायदा मिल रहा है या नहीं मिल रहा? नहीं, देखिए मैं नहीं कहूँगा कि वो हाइकिंग्स और ट्रैकिंग्स पे अगर वो ट्रेल्स बनाने पे इनके बजट आए हैं तो उस बजट से मैं एग्री नहीं करूँगा पर्सनली, क्योंकि मैं नहीं चाहता जिन लोकेशंस पे कोई नहीं पहुँच सकता, जो आज भी रॉ एंड ब्यूटीफुल है, वहाँ पे जाके मैगी पॉइंट बन जाए, बिल्कुल, वहाँ की नदियाँ ख़राब हो जाए, वहाँ के पहाड़ ख़राब हो जाए, वहाँ जो आप देखते हैं आज के टाइम पे कहते हैं ब्लैक हो चुका है माउंटेन, बर्फ़ नहीं पड़ी। पूरा दिसंबर निकल गया, जनवरी निकल गई, इस साल बर्फ़ नहीं पड़ी। आने वाले 10 साल में हम उन जनरेशन को क्या देंगे कि जो बची हुई जगह वहाँ पे भी बर्फ़ ना पड़े। आप उन लोकेशंस पे भी लोगों को पहुँचा रहे हो जहाँ नहीं जाना चाहिए, एडवेंचर ख़त्म कर रहे हो आप लोगों का। कुछ लोग हैं गिने चुने जो जाते हैं वहाँ पे, वो लोग भी आना बंद कर देंगे क्योंकि इतनी भीड़ बढ़ जाएगी। कहीं ना कहीं ये क्लाइमेट चेंज मेरे ख्याल से इसलिए बहुत भी है। बड़ी चीज़, क्लाइमेट चेंज सबसे बड़ा यही कारण है। इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा सबसे ज़्यादा ख़राब हो रहा है, कार्बन एमिशन ज़्यादा हो रहा है, बर्फ़बारी नहीं हो रही है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। और आप देख रहे हैं पहाड़ धंस रहे हैं, बिल्कुल, पूरा पूरा गांव धंस रहा है। जी सर, तो सर अब हम इसके बारे में बहुत ज़्यादा हमने चीज़ें सीखी समझी, तो ये एक मैं जाते जाते चाहती हूँ कि एक ऐसा सवाल है जो सबके लोगों के मन में होगा, चाहे वो सोलो ट्रैवलर हो, चाहे वो ग्रुप में ट्रैवल करे या कैसे भी, खाने के बारे में। सबसे पहले आप सिर्फ इतना बता दीजिए कि उत्तराखंड में अगर कोई ट्रैवल करने जा रहा है, क्योंकि मेरे को तो लग रहा है कि हमारे इस पॉडकास्ट के थ्रू बहुत सारे लोग हैं जो उत्तराखंड में जाएंगे, क्योंकि हमारे इस पॉडकास्ट में आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिली भी होगी कि किन किन जगहों पे जाना चाहिए, किस जगह की क्या इंपॉर्टेंस है। तो आप उत्तराखंड का जो फेमस खाना है थोड़ा सा उसके बारे में बता दीजिए कि लोगों को वहाँ जाके कम से कम वो मिस ना करें, क्योंकि वो भी ट्रैवलिंग का पार्ट है। देखिए उत्तराखंड में 2 रीजन है, कुमाऊँ और गढ़वाल में, दोनों के बारे में बताऊंगा। कुमाऊँ में एंटर करते ही ना आप सबसे पहले आलू का गुटका और एक खीरे का रायता होता है। अच्छा, वो बिल्कुल डिफरेंट है, वो तरीका बिल्कुल अलग होता है बनाने का। और पहाड़ में अगर आप कुमाऊँ में कहीं चले गए और बोलेंगे आलू के गुटके दे दीजिए, सरसों के तेल में छुके आलू के गुटके और खीरे का रायता, आप उसको खा के पूरे पहाड़ पे ट्रैवल कर लीजिए, आपको कभी भी दिक्कत नहीं होगी। ऊंचाई से और पहाड़ों से, जैसे होता है ना रास्तों में दिक्कत हो रही है लोगों को, वो चीज़ की कभी प्रॉब्लम नहीं होगी। फिर वहीं पे आप जा कर के आगे मंडुए की रोटी, भटकी दाल, चौलाई की सब्जी और एक लाल चावल की खीर बनती है जो हमारी कुमाऊनी थाली में सबसे फेमस है। अच्छा, तो ये भटकी दाल और मंडुए की रोटी तो बिल्कुल मिस मत करना। नाश्ते में आलू का गुटका और रायता वो ज़रूर खाइएगा। और जैसे ही आप गढ़वाल में पहुंचते हैं राजमा मिस मत कीजिएगा। तो राजमा वहाँ गढ़वाल का बहुत फेमस है। और आपको हर जगह, हर नुक्कड़, कहीं भी आप पहाड़ी खाना खाएंगे ना, ऑर्गेनिक मिलेगा, गर्म मिलेगा, वहाँ के खाने की फीलिंग ही अलग होती है। तो आप देसी खाना भी, रोटी भी वहाँ पे खा रहे ना, तो शहर से अलग ही स्वाद आएगा पहाड़ पे। बिल्कुल, वो तो है। तो ये चीज़ें बिल्कुल आप खाइएगा, बहुत मज़ा आएगा। पहाड़ में बहुत कुछ खाने को मिलता है और लोकल मिलता है। और गांव में अंदर जा कर के जो लोकल्स बनाते हैं ना, उनके हाथ का एक बार खा के देखना प्यार से,
अलग ही मज़ा है उस खाने का। बिल्कुल, मैं कहूँगी कि ज़रूर खाइएगा। अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं तो खाना भी उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना ट्रैवल एक्सप्लोर करना है, क्योंकि फूड और कल्चर भी उतना ही इम्पोर्टेंट होता है जगह का। तो सर एंडिंग में आप हमारे जो यंग क्रिएटर्स हैं या जो यंग ट्रैवलर्स हैं जो ट्रैवलिंग करना चाहते हैं, खास करके सोलो ट्रैवलिंग, उनके लिए एक छोटी सी एडवाइस दे दीजिए। देखो, छोटी सी एडवाइस मैं देता हूँ कि अपनी लाइफ की प्रायोरिटी सेट करो। आपको जो लगता है कि मेरी लाइफ में बहुत कुछ है जिसके लिए मुझे आगे बढ़ना है, जीना है, और अपने लिए लाइफ ऐसी बनानी है कि पैसा ही सब कुछ नहीं होता है। एक टाइम निकालो, चाहे दिन में 1 घंटे अपने लिए निकालो, खुद से बात करो और एक डायरी ज़रूर लिखो। उस डायरी में अपना जो भी आपने सपने लिखे हैं ना, वो नोट करो, मैनिफेस्ट करो, और वो पूरे होते हैं। फिर आप जब अपने लिए समय निकालोगे तब आप आगे बढ़ोगे, और जब वो पूरे होते हुए देखेंगे ना, तब आपको समझ में आएगा कि आपकी लाइफ बदल चुकी है। तो ये चीज़ें ट्रैवलर्स के लिए सबसे ज़्यादा है। और घूमने के बाद रिस्पॉन्सिबिलिटी, आप उस जगह को घूमिए, वहाँ के कल्चर को समझिए, वहाँ का एलिवेशन समझिए, वहाँ का ट्रेडिशन समझिए, और एक पावर महसूस कीजिए। हमारे देश में बहुत चीज़ें ऐसी है, तो हमें ज़रूरत नहीं पड़ता है कि हमें आउट ऑफ इंडिया जाना पड़ेगा। हमारा इंडिया बेस्ट है, और यहाँ पे इतनी चीज़ें घूमने के लिए कि आपको ज़िंदगी भी लग जाएगी तो भी कम पड़ेगी आपको। जी, और मुझे लगता है कि हमारे पॉडकास्ट में इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन भी मिल गई है कि जी। उन्हें कहीं और ढूँढने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। एग्जैक्टली और जी। अगर आपकी कोई और भी डाउट्स हों सोलो ट्रैवलिंग को लेके, या उत्तराखंड को स्पेसिफिकली कोई ऐसी जगह जिसके बारे में आप जानना चाहते हो, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। थैंक यू सर, बहुत ही थैंक अच्छा यू लगा सो मच, आपसे थैंक बात यू सो करके। मच। और उम्मीद करती हूँ कि आपको भी एपिसोड बहुत अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और अगर आपके कोई भी डाउट्स है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। थैंक यू।